तो हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को बहुत जोर दिया, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने ऑफर किया था, मैंने कहा था आप 10 साल हमें दे दें, हम गंगा को साफ करके आपको दे देंगे वापस। जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने जी, ऑफर किया। गंगा यमुना ये वो। नदीम खलील साहब है प्रोफेसर, और अव्वल नंबर की टेक्नोलॉजी रिसर्च की है, नैनो हाइब्रिड, नैनो और दूसरा तरीका, आप मिलिएगा उनसे, नदीम खलील। और वाटर, फूड और एनर्जी, यानी सोलर पावर कैसे गाड़ियां चल सकती हैं। तो हमने फोर्ड मोटर कंपनी से हाईजैक किए इंजीनियर्स, प्रोफेसर अपॉइंट किया उनको AMU में, प्रैक्टिकल रिसर्च, ताकि वो रिसर्च करें। बिल्कुल। वाइस चांसलर के पार्स है कि वो किसी भी काबिल शख्स को प्रोफेसर अपॉइंट कर सकते। मैं एसोसिएट प्रोफेसर नहीं अपॉइंट कर सकता, असिस्टेंट प्रोफेसर कही हमने, मुखालफत हुई। मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट भी आया होगा असल में। बिल्कुल इफेक्ट हुआ है। सोलर भी आपका इन हाउस एक तरह से जी रहा, और सफाई में भी उसका नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हुआ। तो यूथ एम्पावरमेंट मतलब एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और सोशल सर्विसेज, ये इम्पोर्टेंट समझते हैं आप। एम्पावरमेंट की जरूरत है, बहुत जरूरी है। यानी यूनिवर्सिटी जो है कि ग्रेजुएट्स को वो इतने काबिल होने चाहिए कि जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो एम्प्लॉयर को शक ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, AMU का है, काबिल होगा जरूर। जैसे सेंट स्टीवेंस का नाम है जी, दिल्ली में सेंट स्टीवेंस का कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए चला जाए, सेलेक्ट होगा। तो हम चाहते थे कि AMU का भी दर्जा इतना ऊंचा हो कि कोई स्टूडेंट नामी का नौकरी ना, बिल्कुल नाम पे ही उसको नौकरी मिल जाए। और मेरे ख्याल से काफी अच्छी यूथ एम्पावरमेंट। एक तो एजुकेशन, डिफेंस में यूथ एम्पावरमेंट का क्या? इसमें हम कामयाब नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने 100 बच्चे सिलेक्ट किए +2 स्कूल से। मैंने अपने दोस्त कर्नल जावेद खलील को अपॉइंट किया कि इनको ट्रेन कीजिए। तो 1 महीने के बाद 100 में से 50 रह गए। 10 दिन के बाद आखिर में मतलब मोटिवेशन की कमी नहीं मानते, मोटिवेशन जी, मेहनत नहीं करना चाहते थे, जी, रगड़ा लगता है, तो रगड़ा लगा तो क्या। तो फाइनली 3 बच्चे सिलेक्ट हुए 100 में से, और उनमें से एक बच्चा तो 1 महीने के बाद ही आ गया वहां। तो अभी 4 साल का जो चला है, जो 4 साल की ट्रेनिंग है, बहुत रगड़े की है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिजिकल वर्क। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, फौज में बहुत जरूरत है टेक्निकल ग्रेजुएट्स की, जैक ब्रांच। कैसे अप्रोच करें कोई, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते। इसमें प्री एडमिशन मेहनत या पोस्ट? प्री और पोस्ट दोनों। तो प्री में क्या करना है? प्री में खेलिए, पढ़िए, ठीक है, काबिल बनिए। 12-14 साल में डिसाइड कर ले बच्चा। 12-14 साल में डिसाइड करना चाहिए कि मैं NDA जाऊंगा। अगर बाद में उसको ग्रेजुएशन के बाद NDA में 4 साल की ट्रेनिंग होती है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इंजीनियर्स के लिए क्या है? इंजीनियर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल एंट्री, और उनको फायदा ये मिलता है कि 2 साल की एंटीडेट मिलती है। यानी हमारे साथ जो कमीशन मिला है इंजीनियर्स को, हम तो 0 से स्टार्ट किया, उन्होंने 2 साल, तो कैप्टन, डायरेक्ट कैप्टन, हम लोग लेफ्टिनेंट, वो कैप्टन कमीशन, तो बहुत फायदा। तो कैसे अप्रोच करना होता है अगर किसी ने इंजीनियरिंग के बाद? ये UPSC का एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट UPSC नहीं होती, खाली SSB होती है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ इंटरव्यू आप दीजिए, आपको टेस्ट कराते हैं, फिजिकल फिट है, अगर आप काबिल हैं तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग, और आप एज ए कैप्टन। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये है जरूर। तीसरी बात सर कि यूथ एम्पावरमेंट में सोशल सर्विसेज, अभी सिनेरियो को देखते हुए सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए शुरू से? सोसाइटी में लीडरशिप करो, यानी हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं सोसाइटी में लोगों को मतलब इनलाइटमेंट होना जरूरी है। सबसे पहले को तरीका सिखलाएं कि बिहेवियर ये है, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से भेदभाव जी को मिटाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है,
और ये फौजी सिखलाते। तो इसका क्या टूल्स कुछ बताइए सर, क्योंकि आप हायर लेवल पर रहे हैं फौज में भी और फिर यूनिवर्सिटी में भी, तो इंटरफेथ डायलॉग्स और ये रिलीजियस हार्मोनी, इस पर कैसे काम हो सकता है? बहुत आसान तरीके। एक तो भी कोई भी चीज, कोई भी हरकत ऐसी नहीं करिए जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे, या किसी दूसरी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे। क्यों? सबका मुल्क है, सब आराम से रहना चाहते हैं। आप ऐसी हरकतें करेंगे, गुंडाबाजी करेंगे, ये करेंगे, तो लोग सोचेंगे भाई सब इस कम्युनिटी के सभी लोग बदमाश। मिसाल कायम, पॉजिटिव रोल में मिसाल कायम करें। आप खिदमत कीजिए लोगों की, लोगों को एजुकेशन दीजिए, आप मुल्क के लिए मेडल्स जीतिए। तो बहुत खुशी हुई जब AMU के ओल्ड बॉयज ने एक तो यहाँ डिबेटिंग कंपटीशन रखा, फिर हॉकी टूर्नामेंट रखा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारे नौजवान जाके 5-6 मेडल ओलंपिक्स में जीत के ले आए, तो पूरा मुल्क का रुझान जो है बदली हो जाएगा कि ये लोग तो भाई मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए मेडल जीत के ला रहे हैं। तो नया जरूर गेम्स। तो रोल ऑफ एजुकेशन इन यूनिटी है, यूनिटी में बी एनलाइटेंड सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो मतलब ये एजुकेशन सिस्टम एज अ टूल टू ब्रिज द डिफरेंसेस। बिल्कुल। या एजुकेशन तभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्कूल, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, अगर काबिल है तो एडमिशन मिलता है। लोगों को गलत फहमी है खाली मुस्लिम्स के लिए है। इसका नाम ही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये एस्टैब्लिश की गई थी मुस्लिम कम्युनिटी ने। के एजुकेशन के लिए हाई कोर्ट कुछ और कहती है, मगर नहीं। हाई कोर्ट क्या कहती है? हाई कोर्ट कहती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं कहता हूँ नो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम ने भी दिया, मगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जमीनें, जायदाद मुस्लिम्स ने दी। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन मुस्लिम ने भी किया, मगर ज्यादा हिंदू कम्युनिटी में किया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर एजुकेटिंग सिटीजंस ऑफ इंडिया। चाहे कोई सर सैयद का पहला स्टूडेंट कौन सा? नॉन मुस्लिम था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे प्रिंसिपल कौन था? सबसे पहले क्रिश्चियन था, ठीक है। तो सर सैयद चाहते थे लार्ज हार्टेड टॉलरेंस के सब नेशनल इंटीग्रिटी का एक नमूना पेश किया गया। बिल्कुल। एजुकेशन बाय सर सैयद अहमद खान। सबसे बड़ा जो तरीका इंस्ट्रूमेंट है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज थ्रू एजुकेशन। ये आपकी सर पर्सनल फिलोसफी लीडरशिप में और नेशनल बिल्डिंग में यही है कि एक एजुकेटेड बन के हार्ड वर्क करके एक मिसाल कायम की जाए हर कम्युनिटी से, तो वो फिर एक अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आप सर एक मैं चाहता हूँ कि याद करके आप बताएं कि मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट इन योर करियर, आर्मी में या यहाँ, आपको क्या लगा? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट जो था जब मुझे गुजरात की राइट्स को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी दी 2002, और मैं उस रात को 2 दिसंबर 2002 3,000 जवान लेके आया था अहमदाबाद। और जो काम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 10,000 जवानों ने नहीं किया, वो हमने 2 रातों में अमन कायम कर दिया पूरे गुजरात में। क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुलिस यानी इतनी दुश्मनी हो गई थी लोगों में, ये वो, तो हम लोगों ने, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि फौज जो है वो किसी की साइड नहीं लेती, जो बदमाश है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो की हमने, और बिल्कुल अमन तो 2 रातों। सर फौज की इंटीग्रिटी तो आपने बताई, लेकिन पैरामेडिकल्स और पुलिस, इसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल रही इसके मतलब। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर फौज के बारे में जरूर कह सकता हूँ कि अनबायस्ड है। पुलिस का प्रॉब्लम ये है कि वो उसी इलाके के हैं, जो इन्फ्लुएंसेस बाकी पे हैं उन पे भी होता है, नेचुरल है। फौज पे ये नहीं होता सर। फौज तो हम लोग तो आइसोलेटेड, जैसलमेर में बैठे थे, अहमदाबाद पहुंचे,
काम किया और फिर वापस। एक गोल मिला, वो गोल आपने अचीव किया और तो फौज बिल्कुल न्यूट्रल रहती है हमेशा। तो सर एज अ लेगेसी हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? आप खुद के लिए मतलब किस तरह से याद करना चाहेंगे, याद करवाना चाहेंगे अपने जीवन में? ये तो आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज समबॉडी हु डिड हिज ड्यूटी। मतलब ऑनेस्टली आपने ड्यूटी भाई, आई डिड माय ड्यूटी, व्हाटएवर आई वाज गिवन आई डिड। अच्छा सर, लास्ट में फैमिली और जो आपका रिलेशनशिप, उसके बारे में कि सभी लोग जानते हैं कि रेनाउंड फिल्म स्टार एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब आपके भाई रहे, दोनों का पैशन शूटिंग रहा है, आपका रियल शूटिंग, उनका रील शूटिंग। तो क्या आपस में रिलेशन और क्या हम लोगों के रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज, नजदीकी, क्योंकि जिस पेशे पे हम हैं उसमें खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने बहुत दिया है बख्श। और मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ एक चीज के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी वालिदैन की दुआ और पसीने से मिली है तीनों भाइयों को, और यही एक तरीका है। मैं नौजवानों को यही बतलाना चाहता हूँ कि मेहनत करो, पढ़ो, काबिल बनो, और कोई भी आपके खिलाफ तासुब नहीं कर पाएगा। अगर डिफरेंस इतना ज्यादा है तो कोई तासुब कैसे कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इम्पैक्ट आपस में प्रोफेशंस में आपके तीनों भाइयों में एक दूसरे का कोई, हम लोग कब मिलते हैं आप लोग? मिलते हैं साल में 1-2 बार। कभी हमारा घर मसूरी में है तो भाई वहां आ जाते हैं, या कभी मैं बॉम्बे चला जाता हूँ। मेरे बड़े भाई मिस्र में, उनकी शादी इजिप्शियन से हुई है, तो हम लोग एक साथ मिलके खेल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तैरते हैं, मगर गपशप नहीं करते। पॉलिटिकल करते खेलों की बात, क्रिकेट में क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसी किताबों पे डिस्कशन। लिटरेरी तो नसीर साहब भी हैं बहुत। नहीं, मेरे बड़े भाई बड़े IIT के ग्रेजुएट हैं जी। तो हमारे शौक की ऐसे। तो जब गालिब किया नसीरुद्दीन शाह साहब ने तो समझ में आया कि जी वो कितने लिटरेरी हैं, कि बिल्कुल उसके बाद भी उसका इम्पैक्ट आया कि जब भी दिखाई पड़े तो गालिब साहब ही दिखाई पड़े। जी। तो आप कभी लिटरेचर में? हाँ बिल्कुल, मैंने तो किताब लिखी है और मैं दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ। क्या किताब लिखी है सर? मैं लिखी है द सरकारी मुसलमान। अच्छा। सरकारी मुसलमान वो होता है, ये खिताब जो है ये हमारी कम्युनिटी देती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जी। जब उनकी नाजायज डिमांड आप मीट नहीं करते कि साहब फलाना है मुसलमान है, एडमिशन दे दिए, मैंने कहा मेरिट में, इसी पर आपने एक्सपीरियंस भी लिखा है। तो ये फैल जाता है शाह साहब तो सरकारी मुसलमान है जी। मदद नहीं करते कम्युनिटी की। मदद उनकी की जाएगी जो काबिल है, जो गधे हैं कौन मदद करेगा उनकी। डेफिनेटली अपने अपने प्रोफेशन के साथ तो। और हाँ, मेरे वालिद को ये खिताब दिया गया था जब वो अजमेर में थे, सरकारी मुसलमान, क्योंकि वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए थे, नैनीताल से उनकी पोस्टिंग अजमेर गई थी एज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आपकी बुक पढ़ता हूँ मैं, और अगली बार आपसे द सरकारी मुसलमान, आई विल एंजॉय द बुक। तो जो वहाँ के लोग थे जिनको जो आदी हो गए थे कई चीजों के, तो जब पाबंदियां हुई कि भाई ये फंड्स वहां नहीं जाएंगे, ये फंड्स मदरसों के लिए इस्तेमाल होगा, ये फंड लंगर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि आपकी जेब में, तो शाह साहब तो सरकारी मुसलमान है, यानी गवर्नमेंट एजेंडा पुश कर रहे हैं ना। हम लोग गवर्नमेंट एजेंडा नहीं पुश कर रहे, हम एजेंडा पुश कर रहे हैं जो सही एजेंडा है जी। जो जिम्मेदारी दी गई है आपको वो आप निभा रहे हैं, वो प्राइमरी आपका गोल है। अगली कौन सी आप? अगली मैं किताब लिख रहा हूँ द इफेक्ट ऑफ मिलिट्री लीडर्स ऑन नेशनल पॉलिसी, यानी मिलिट्री लीडर्स का क्या असर रहा है अपने मुल्कों पे। तो मैंने देखा कि अमेरिकन हिस्ट्री जो सबसे पहला सदर था वो जनरल था, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका का सबसे पहला सदर जॉर्ज वॉशिंगटन जनरल थे फौज के। नेपोलियन बोनापार्ट जनरल थे, पूरी यूरोप को उन्होंने। टीपू सुल्तान जनरल, जनरल मैनिक शॉ की अहमियत ये है कि सन 71 में
प्राइम मिनिस्टर चाहती थी कि हम फौज जो है बांग्लादेश में मई जून में चली जाए। इस पर एक मूवी भी बनी है अभी। उनका नहीं जी मई जून में जाएंगे तो दरिया जो है पानी से भरे हुए होंगे, जी पासेस जो है चाइनीज के खिलाफ खुले होंगे, तो हम मई जून में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नवंबर दिसंबर में। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी ये बात मान गई और ऑपरेशन हुआ 3 दिसंबर को। तो द इफेक्ट ऑफ मिलिट्री लीडर्स ऑन देयर कंट्री, यानी कंट्री की पॉलिसी में वहां बुरे भी हुए हैं। इदी अमीन एडवर्स हवलदार थे वो फौज में, मगर प्रेसिडेंट बन गए थे इदी अमीन, ठीक है, तो नाश मार दिया मुल्क का। तो बुरे भी इफेक्ट हुए हैं, अच्छे भी हुए, ज्यादा अच्छे हुए। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बहुत सारी इंकरेज होंगे लोग आपकी बातें सुन के, मोटिवेट होंगे, और आप इसी तरह से काम करते रहिए। इंशाल्लाह, ये हमेशा कोशिश रही। जज़ाक